हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 21 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए एसएससी सीएचएसएल 2019 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी सीजीएल 2021, सीपीओ 2021 और सीएचएसएल 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न आपको सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। एसएससी ने जो हाल ही में क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे हैं अपने मेन एग्जाम में, जो कि सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, करवा चुका भी हूँ और करवाता भी रहूंगा। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था, और दोनों स्कोर मैथ्स के हैं। और इससे पहले मैं आपको सीएचएसएल 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन की 15 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं। अभी आपको आई बटन पे उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसके बाद लगभग 2 वीडियोस बची हैं आपकी। 2 वीडियोस के बाद आपका सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग सीएचएसएल 2020 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको सीजीएल 2019, सीजीएल 2020, सीपीओ 2019, सीपीओ 2020 के भी मैथ्स के क्वेश्चन करा चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और जो चैप्टर भी मैंने कराया उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक। और ये सब लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है हमें कमीशन से रिगार्डिंग वैकेंसी, रिगार्डिंग रिजल्ट, जो भी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं वो टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी जाती हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर लें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। जो भी नया एस्पिरेंट है, पहली बार ये वीडियो देख रहा है, हमारे चैनल पे नया है, न्यू है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे फ्री मैथमेटिक्स कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें अरिथमेटिक मैथ्स अभी चल रहा है। परसेंटेज नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा, और काफ़ी सारे चैप्टर्स करा भी चुका हूँ। फ्री प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशंस भी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आप लोग ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और किसी को इंक्वायरी हो ईमेल आईडी पर मेल कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज करते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने शिफ्ट 1 का 21 अक्टूबर की ये रहा। क्वेश्चन बोला x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू, आपको बोला है देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12 इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा, क्या आपने देखा कि x क्यूब की जो वैल्यू है अगर मैं निकाल लूं तो मेरा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12 के लिए सबसे पहले मुझे एक्स क्यूब निकालना है, मतलब मुझे एक्स का क्यूब तक जाना है। एक्स का क्यूब तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो यहाँ पे इक्वेशन आपको गिवन है ये, इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो आपने पहले देखा, यहाँ पे जाके आपने देखा x माइनस 2, मैंने क्या किया, 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया, तो आपने देखा x माइनस 2, और इधर है क्या, क्यूब रूट ऑफ 5। तो आपने देखा अगर मुझे यहाँ पे क्यूब रूट और 5 हटाना है, अगर मुझे क्यूब रूट ऑफ 5 अगर हटाना है तो मैं यहाँ पे क्यूब कर दूं। अगर मैं यहाँ क्यूब करूंगा तो मुझे यहाँ भी क्यूब करना पड़ेगा, और मुझे एक्स क्यूब बनाना भी है, तो क्यों ना मैं क्यूब ही कर दूं। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक्स क्यूब, आपको पता है ए माइनस बी के होल क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो आपने देखा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा आपका x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो आपने देखा x क्यूब माइनस 8, और इधर से क्या आ गया 6x। 6x को अगर मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर हो गया, और 6x को अगर मैंने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6x को, तो आपने देखा प्लस 12x हो गया, और इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा आपका 5। आपने देखा कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई आपके पास, 13 हो गई। तो आपने देखा यहाँ पे माइनस 12 साथ में लगाना है। आपने देखा माइनस 8 जो है इधर जाके प्लस 8 हो गया, 5 प्लस 8 कितना 13। तो आपने देखा अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में इतनी सारी चीज बची है, और आपको बोला कि माइनस 12 भी आपको लगाना है। तो आपने माइनस 12 किया तो 13 में से 12 गया, कितना आ जाएगा आपके पास, एक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सी ए है, कौन सी बी है, कौन सी सी है। आपको बोला है जो एंगल एबीसी है ना, मतलब जो एंगल बी है वो 6 टाइम है एंगल सी के,
और आपको बोला है एंगल ए जो है वो 5 टाइम एंगल सी के। तो आपने देखा क्या, आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। आपको पता है कि यार आपको एंगल दे दिया सी के हिसाब से तो 5 ऑफ एंगल सी, एंगल बी भी आपको सी के हिसाब से दिया एंगल, तो आपने देखा 12 टाइम्स एंगल सी। आपने देखा जब आपने जोड़ा 5 और 6 11 और 1 12 इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपने देखा कि एंगल सी जो है वो कितने पे जाएगा 15, मतलब एंगल सी की वैल्यू तो आपके पास आ गई 15 डिग्री। एंगल ए की कितनी आ जाएगी 5 इंटू 15 कितना 75, और एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 15 कितना 90 डिग्री। अब यहां से वो सिर्फ ये कहना चाहता था, मतलब ये जो उसने स्टेटमेंट दी है, ये जो उसने इक्वेशन दी है, इतने इक्वेशन से वो ये कहना चाहता था क्या कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल किस पे है बी पे। तो आपने देखा कि राइट एंगल बी पे है तो ए बी सी, आपने देखा ए बी की वैल्यू 7 दे दी, ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर देख दी, और आपको बोला है क्या बी सी बताओ। बीसी अगर आप बताओगे तो आपको पता है 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, जिसमें 25 हाइपोटेन्यूज है और 7 जो है वो आपका क्या हो जाएगा बेस या परपेंडिकुलर। तो आपने देखा यहाँ पे 7 जो है आपका परपेंडिकुलर, तो 24 क्या आ जाएगा आपके पास बेस। बीसी की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। और वैसे भी 7 और 25 देख के ही आप लोग समझ सकते थे क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही होगी, और ऑप्शन में 24 अवेलेबल भी है, तो आप सीधा भी 24 टिक कर सकते थे। बाकी चेक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ना। अब ये वाला क्वेश्चन में बोला 8 डिजिट नंबर है 4432843b इज डिविजिबल बाय 9 एंड 5। अब देखो 5 का अगर डिविजिबल किसी नंबर को होना है तो यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, ठीक है ना। दो ही यूनिट डिजिट पॉसिबल है अगर आपको किसी नंबर को 5 का डिविजिबल करना है। अब आपको पता है 5 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या तो उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा या यूनिट डिजिट 0 आएगा। आपने देखा कि चलो यूनिट डिजिट 0 की बात करते हैं, तो आपने देखा 4 4 3 2 और 4 3। अब आपने देखा कि अगर ये वाले नंबर को 9 का डिविजिबल होना है तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए। आपने देखा 4 और 4 8 और 3 11 और 2 13, 13 में आपने 7 ऐड किया तो कितना आ गया 20। अब 20 में मैं क्या ऐड करूं, 20 में मैं क्या ऐड करूं कि 9 का मल्टीपल हो जाए। आप बोलोगे कि सर 7 ऐड कर दो, 20 में 7 ऐड करोगे 27 हो जाएगा, और सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर अब जाके जो है डिविजिबल हो जाएगा 9 पे, क्योंकि सम ऑफ डिजिट जो है आपका 27 आ रहा है, 27 जो है आपका 9 पे जाता है, ठीक है ना। और फिर बोलोगे सर आपकी अगर मैं 5 वैल्यू रखूं, मैं बोलूंगा कि अगर आप 5 वैल्यू रखते हो तो आप देखोगे सम ऑफ डिजिट करोगे 4 और 4 8, 8 और 3 11 और 2 13, 13 7 20 और 5 25। 25 में मैं क्या ऐड करूं कि 9 का डिविजिबल हो जाए। बोलो सर 25 में 2 ऐड कर दो 27 बन जाएगा 9 का डिविजिबल। अब आपने देखा कि यहाँ पे a की वैल्यू 7 b की वैल्यू 0, तो सम ऑफ a और b क्या आ रहा है आपका 7 प्लस 0। फिर आपने देखा नीचे वाली वैल्यू से आपने देखा a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 5 आ रही है, तो दोनों को सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। क्वेश्चन बोला ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 12 मिनट्स इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन कितना लगेगा कि 22 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। आपको पता है टाइम क्या होता है, आपको पता है टाइम जो होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 12, आपको बोला है क्या, अच्छा पहले स्पीड निकालनी है, सॉरी। क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेन जो है डिस्टेंस कवर करती है 12 किलोमीटर 12 मिनट में, ठीक है ना। तो आप पहले ट्रेन की स्पीड निकालो। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 12 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 12 मिनट। अब आपको पता है स्पीड की जो यूनिट है वो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, तो आप यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर में निकाल लो। आपने देखा कि 12 मिनट को आपने जब आर में चेंज किया तो आपने देखा 12/60 आर हो जाएगा। तो आपने देखा 12 से 12 गया, स्पीड जो आ गई वो आपकी कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है पूरी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन जाएगा बाद में जाके। आपको बोला है क्या स्पीड जो है आप डिक्रीज करनी है किससे 5 से। आपने देखा जो आपने पहले स्पीड कैलकुलेट करी वो 60 किलोमीटर पर आवर आ गई, आपने स्पीड डिक्रीज कर दी 5 किलोमीटर पर आवर से, तो आपने देखा अब जो स्पीड है वो कितनी हो गई 55 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला है कि 55 किलोमीटर पर आवर पे अगर वो 22 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो टाइम कितना लगेगा। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 22 किलोमीटर, स्पीड कितनी 25 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा यहां पर कि ये कितना आ गया 2/5, 2/5 घंटे आया है। अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूंगा तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करके आपको पता चल गया कि 24 मिनट लगेंगे अगर उसको 22 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो, ठीक है ना। और कुछ तरीका देखूं अगर मैं आपको इसमें बता सकूं तो, एक सेकेंड, चलो अभी के लिए इतना सही है, ठीक है ना।
अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आपने देखा ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने देखा कि अगर मैं साइन थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाऊं और कॉस थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो आप बोलोगे 2 साइन थीटा की वैल्यू जो है 4 कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा अगर मैं कर दूं तो आप बोलोगे कि सर 4/2 हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1। तो अब आपने देखा कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका 2/1 आ गया। अब आपने देखा कि ये जो है ना, आपने देखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब आपने देखा कि ये कितना आ गया आपका, अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा आप देखोगे तो आप देखोगे टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा कितना आ गया परपेंडिकुलर, ये क्या आ गया आपका बेस। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये क्या आ गया आपका 2 क्या आ गया आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और एक क्या आ गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज गया तो आपने देखा परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 आ गई, बेस की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको पता है क्या कि ये क्या लिखा हुआ है p/h, ये क्या लिखा हुआ है b/h। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो कट ही जाना है, ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो कट ही जाना है, तो आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत भी नहीं है। और मैंने आपको बताया था जब तक साइन थीटा और कॉस थीटा की फ्रैक्शन में बात हो रही है तब तक आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, है ना। या फिर अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 दे देता प्लस ऐड करके, या माइनस में कुछ भी कांस्टेंट टर्म ऐड करके दे देता, या फिर न्यूमरेटर में या फिर दोनों में, तब जाके हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ता। अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। जब आपने देखा क्या कि यार मैं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बना लेता हूँ, क्यों, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मैं बना लेता हूँ पहले वाली इक्वेशन से, तो उससे क्या होगा, मतलब इस वाली इक्वेशन से मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा बना लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा पुट करके मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा तो न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका 6 और 4 10, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा 8 माइनस 6 कितना 2, तो आंसर विल बी कितना आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी, अभी की जो एज है ए और बी की उसका रेशो जो है वो कितना है। आपने देखा अभी की जो एज का रेशो है, प्रेजेंट एज ए और बी की रेशो क्या है उसका 1:3। क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में बोला है आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स जो एज का रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2:5, है ना। आपने देखा क्या, आपने देखा ए की जो एज है अभी उसका रेशो कितना है 1, और बी की एज का रेशो कितना है 3 अभी प्रेजेंटली, और 10 साल बाद क्या हो रहा है कि आपने देखा ए की रेशो ऑफ एज हो रही है 2 और बी की कितनी हो रही है 5। आपने देखा कि ए की रेशो में कितने का इंक्रीमेंट आया 1 का, बी की रेशो में कितने का इंक्रीमेंट आया 2 का, पर टाइम डिफरेंस मतलब प्रेजेंट एज और आफ्टर 10 इयर्स जो एज गैप है या फिर ड्यूरेशन है जो, मतलब आप एक बात बोलोगे क्या, आप बोलोगे कि अभी और 10 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे जो आपका ईयर का गैप है या जो ईयर का डिफरेंस है वो कितना है 10 ईयर, वो ए के लिए भी 10 इयर्स है, बी के लिए भी, मतलब ए के भी 10 इयर्स बाद की बात हुई है और बी के भी 10 इयर्स बाद की बात हुई है, तो दोनों की रेशो जो है ना कॉमन होनी चाहिए क्योंकि दोनों के 10 साल बाद की बात हुई है कि प्रेजेंट एज और 10 साल बाद का रेशो दिया है, पर इनकी जो रेशो का डिफरेंस है वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। तो आप लोग यहां से देखोगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम प्रेजेंट एज और 10 साल बाद की बात कर रहे हैं दोनों की, पर रेशो जो इंक्रीमेंट हुआ है ना, रेशो 1 से 2 हुई, मतलब 1 का इंक्रीमेंट 3 से 5 हुई, 2 का इंक्रीमेंट, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा कि ये जो रेशो है आपको काट पीट के दी गई है, ओरिजिनल रेशो ये नहीं है। आप बोलोगे सर ओरिजिनल रेशो कैसे निकालें, मैंने बोला क्या, आप नीचे वाले का डिफरेंस देखो, आपने देखा 2 और 5 का डिफरेंस कितना 3, आपने देखा 1 और 3 का डिफरेंस कितना 2, ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले डिफरेंस को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने देखा कि आपने 1:3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3:9 आ गया, और फिर आपने देखा 2:5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4:10। अब आप जाके कहोगे कि सर 3 से 4 हुई मतलब 1 बढ़ी, 9 से 10 हुई मतलब 1 बढ़ी,
तो अब जो है आपकी जो रेशो है वो भी ए और बी की सेम बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आपका मैंने वैल्यू निकाल के जो रेशो का डिफरेंस है वो कॉमन कर दिया, मतलब 3 से 4 गया तो आपने देखा एक रेशो का इंक्रीमेंट हुआ और 9 से 10 जाने पे एक रेशो का इंक्रीमेंट। और कितने साल का इंक्रीमेंट हो रहा है आपने देखा, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद की बात हो रही है, मतलब 10 साल का इंक्रीमेंट। तो एक की जो वैल्यू है, मतलब अब देखो दोनों वैल्यू कॉमन आ गई, एक की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 साल, तो एक की वैल्यू 10 साल आपको बोला है बी की प्रेजेंट एज। अब बी की प्रेजेंट एज आप 1:3 से मत निकाल देना, क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहा है हमारा 3:9 से सॉल्व हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि प्रेजेंट एज का वास्तव में रेशो 3:9 था, इसको काट के 3 पे 1:3 लिखा था, और 10 साल बाद का जो रेशो था 4:10 था, इसको काट के 2:5 लिखा हुआ था, है ना। तो आपने देखा बी जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया रेशो से, उसमें जो बी की प्रेजेंट एज का रेशो है वो कितना है 9 की वैल्यू कितनी आएगी 90 से। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन में बोला है क्या ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। आपको बोला है दोनों ने साथ में मिलकर 4 दिन काम कर लिया। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना। आपको बोला है कितना काम बचा, आपने देखा क्या, आपने देखा ए जो है पूरे काम को 15 दिन में कर देता, तो 4 दिन में कितना काम करेगा। आप बोलोगे कि सर 4/15 काम कर दिया उसने, क्योंकि पूरे काम को वो 15 दिन में कर रहा है, तो 4 दिन में वो कितना काम कर देगा 4/15। ऐसे ही बी जो है पूरे काम को जो है 10 दिन में करता है, 4 दिन में कितना काम कर देगा। आप बोलोगे कि सर 4/10 काम कर देगा। ठीक है, फ्रैक्शन के हिसाब से जब बात करते हैं तो टोटल काम कितना होता है 1। अब 1 में से 4/15 काम ए ने कर दिया, बी ने 4/10 कर दिया, तो आपका जो है वैल्यू कितना आ जाएगा। आपने देखा कि यार ये गया 2/5 पे और 15 हो गया एलसीएम। 15 में से 4 घटा दो, फिर 5 दिया 6 घटा दो, तो मैंने बोला कि 15 में से 4 गए, 11 में से 6 गए, 5/15, मतलब 1/3 काम जो है वो बच गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन आपने पहली बात तो एक चीज देखी क्या कि यहाँ पे आपको x² + 1/x² पूछा है कि x² + 1/x² निकालो। इसके लिए आपको x + 1/x पता होना चाहिए, वो निकालेंगे कैसे। चलो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपने देखा x से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के, तो आपने देखा 5x - 2 और ये क्या आ गया आपका 5/x। और अगर मैं इसको या फिर x + 1/x पता होना चाहिए या x - 1/x भी पता होगा, तब भी हम x² + 1/x² निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर करके x + 1/x का और x - 1/x का स्क्वायर करके हम x² + 1/x² निकाल लेंगे। आपने देखा मैं 5/x को लेफ्ट हैंड साइड ले गया और 2 को मैं राइट हैंड साइड ले गया। फिर आपने देखा कि यार अगर मैं 5 को कॉमन ले लूं तो आप बोलोगे कि अंदर बचा x - 1/x और यहाँ पे कितना आ गया 2, मतलब आपकी x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। आपको बोला है क्या x² + 1/x² बताओ, आपको पता है दोनों का स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो a - b का स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, और इधर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 सॉरी। तो आपने देखा x² + 1/x² और राइट हैंड साइड में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 4/25। याद रखना कि 2 + 4/25 अगर आपको करना पड़े तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2:4/25। सॉल्व करके देख लो चाहे। आपने देखा 25 एलसीएम, तो ऊपर कितना आ गया 50 + 4 54/25। अब 54/25 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 2 से ही 4/25। ठीक है, मतलब 1 + 1/3 की जो वैल्यू होती है वो 1:1/3 होती है। क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला पैरामीटर दे दिया आपको रेक्टेंगल का कितना 80 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 लेंथ + ब्रेड्थ। तो आपने देखा लेंथ + ब्रेड्थ, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का जोड़ कितना आ गया आपके पास 40 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला है एरिया जो है, एरिया आपके पास कितना है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ × ब्रेड्थ। तो आपने देखा L + b की वैल्यू कितनी है 40 और L × b की वैल्यू कितनी है 375। देखो यहाँ पे वैल्यू लेट हो सकती है, आप देख लोगे क्या कि 375 जो है ना वो किस किस का मल्टीप्लीकेशन है। आपको पता ही है ना 25 पे जाता है, 25 × 15 हो जाता है ना। 25 × 15 जो होगा वो आपका 375 होगा। फिर देखा आपने लेंथ अगर 25 है, ब्रेड्थ अगर 15 है,
तो यहां पे मैं पुट करता हूं तो आपने देखा 25 और 15 को जोड़ूंगा तो मेरा 40 आ रहा है। तो मतलब मेरी लेंथ की वैल्यू 25 और ब्रेड्थ की वैल्यू जो है मेरी 15 है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ब्रेड्थ की वैल्यू 25 और लेंथ की वैल्यू 15, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आपसे पूछा गया, आपसे दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग हिट एंड ट्रायल से करेंगे, बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर क्वाड्रेटिक, फिर 2 रूट आएंगे, 2 रूट से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें फिर आपका टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो आप उससे बेटर है आप इससे ही कर ले, हिट एंड ट्रायल से। क्वेश्चन में बोला है sin 7x इक्वल टू cos 11x, और x जो है 90 से 0 के बीच में होना चाहिए। 10 9x की वैल्यू बताओ। देखो आपको पता है sin थीटा जो होता है वो cos 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है जी। तो आपने देखा cos 90 डिग्री माइनस 7x इक्वल टू cos 11x, ठीक है। 11x की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री माइनस 7x, तो 7x जो है वो आपका राइट हैंड साइड में चला गया, मतलब ये कितना हो गया आपका 18x। 18x की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 90/18 जो कि 5 डिग्री हो जाएगा। तो आपने देखा 10 9 इंटू 5 9 पंजे कितना होता है 45, तो 10 45 सबको पता है कितना होता है 1। क्वेश्चन में बोला है ए बी ना डायामीटर है, और उसके बाद बोला है कि अ पॉइंट सी इज सिचुएटेड ऑन अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है और उसी टेंजेंट पे एक पॉइंट जो है वो ना सी है, ठीक है। तो पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, उसी टेंजेंट पे पॉइंट सी है। क्वेश्चन में बोला है ए बी की लेंथ आपको 24 दे रखी है और ए सी की लेंथ आपको 7 सेंटीमीटर दी है, आपको बी सी की लेंथ बतानी है। पहली चीज आपको ये पता है क्या, आपको पता है अगर ये डायामीटर है तो अगर ये सेंटर है, मतलब ए बी अगर डायामीटर है और ओ अगर सेंटर है, तो आपको पता लगा ए ओ रेडियस हो गई। ए ओ अगर रेडियस हो गई या ओ ए अगर रेडियस हो गई, तो आप लोग बोलोगे कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कौन सा होता है 90 डिग्री एंगल होता है। बात सिर्फ इतनी सी है क्या कि अगर टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है तो टेंजेंट जो है डायमीटर के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये कभी किसी किताब में बताया नहीं जाता या मोस्टली ये चीज नहीं पता चलती। तो आप लोगों को ये कॉमन सेंस से भी चीज समझ लेनी है क्या कि डायमीटर को अगर मैं आगे एक्सटेंड करके सर्कल से मिला दूंगा, सर्कल की सर्कमफ्रेंस से अगर मैं मिला दूंगा, तो वो तो मतलब रेडियस को अगर मैं आपको एक बात बताया क्या कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मैं ये बोल रहा हूं कि रेडियस को अगर मैं एक्सटेंड करके सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट में मिला दूंगा तो वो डायमीटर बन जाएगा। मतलब अगर रेडियस के साथ टेंजेंट जो है 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो डायमीटर के साथ टेंजेंट भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है। तो आपने देखा ट्राइंगल ए बी सी जो बनी है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, और आपको पता है 7 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। देखो आप ट्रिपलेट पे कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ट्रिपलेट तो बस रट मारना, आपको जितने याद हो सके आप कर लेना, है ना। तो आपने देखा ए बी सी का जो एवरेज है 3 नंबर का कितना 18। तो आपने देखा ए बी सी का अगर एवरेज 18 है तो टोटल कितना हो जाएगा 18 इंटू 3। 3 क्यों, क्योंकि ए बी सी 3 नंबर है। तो अब टोटल वैल्यू ऑफ ए बी सी कितनी आ गई आपके पास 54। फिर आपको बोला है सी डी ई का, आपको दे दिया कि सी डी और ई का जो एवरेज है वो कितना है 12। आपने देखा सी डी और ई का जो एवरेज है वो 12 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 36। और फिर आपको बोला है ई और सी और ई का जो एवरेज है वो आपको कितना दिया है 3.5। तो टोटल कितना हो जाएगा, आपकी बार 2 है नंबर, तो आपने देखा 7 हो जाएगा। फिर आपने देखा कि अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दूं तो आप देखोगे सी से सी गया, ई से ई गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, डी की वैल्यू आ गई 36 में से 7 गया 29, ठीक है ना। डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 29। और फिर आपने देखा कि ई और एफ का अगर मैं टोटल देखूं तो कितना हो जाएगा, एवरेज 6.5 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 13। तो आप कह सकते हो कि सर आपको अगर एवरेज बताना है ए बी सी डी ई एफ का तो आपको टोटल तो पता चल ही गया। मैं बोलूंगा हाँ मुझे पता चल गया, ए बी सी का टोटल कितना है 54, डी की वैल्यू कितनी 29 और ई एफ की वैल्यू कितनी 13। अब आप बोलोगे कि सर आप एवरेज भी निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ नंबर 6 है, 6 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि 54 को अगर मैं देखूं 29 से जोड़ के तो आपको पता है 54 का जोड़ कितना हो जाएगा
96 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा ये कितना हो रहा है, 54 9 पे जाता है और 1 मिनट, हाँ सही है, ठीक है। तो आपने देखा 96 आ जाएगा। अब 96/6 आपको पता ही है कितना होगा, 16, ठीक है ना। तो 16 जो है एवरेज आ जाएगा आपका 6 नंबर का। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है a³ + 1/a³ अगर आपको निकालना है तो आपको a + 1/a की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो आप इससे निकाल लो। आपने देखा a² + 1/a² की वैल्यू कितनी है, 98। अगर मैं दोनों साइड ऐड कर दूं 2 2, तो आप बोलोगे राइट हैंड साइड में तो सर 100 हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना वो मुझे a + 1/a का होल स्क्वायर बनता दिख रहा है। मैं बोलूंगा बात बिल्कुल सही है, और 100 को आप बोल सकते हो 10 का स्क्वायर। तो आपने देखा a + 1/a की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 10। अब आपको इससे a³ + 1/a³ बनाना है। आपको पता है कि अगर a + 1/a की वैल्यू अगर p है तो a³ + 1/a³ की वैल्यू कितनी होगी, p का क्यूब -3 × p। तो आपने देखा 1000 में से अगर मैं 30 घटा दूं तो मेरा कितना आएगा, 970। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है क्या, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹720, प्रॉफिट इतना हो रहा है, और सेम आर्टिकल को अगर मैं 750 पे बेचूं तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, x + 5%। आपने देखा कि जब x% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा था तब तो वो 720 का बिका। आपने देखा कि जब वो x + 5% प्रॉफिट पे बेचा गया उसको, तो आर्टिकल कितने का बिका, 750 रुपए का। तो आपने ये चीज देखी क्या, आपने देखा कि जो सेलिंग प्राइस है पहले था 720, अब कितना हो गया, 750। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना हो गया, 30 रुपए। आपने क्या देखा, आपने देखा सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 रुपए। और आपने देखा कि प्रॉफिट परसेंटेज का कितना डिफरेंस है। आपने देखा कि पहले उसको x% प्रॉफिट हो रहा था, बाद में उसको x + 5% प्रॉफिट हुआ। तो आपने देखा प्रॉफिट में कितने परसेंट का डिफरेंस है। आपने देखा कि पहले x% हो रहा था प्रॉफिट, बाद में x + 5%। तो आपने देखा कि प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कितना, 5%। तो आप एक बात बोल सकते हो कि 5% प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 30 रुपए। अगर मुझे 5% प्रॉफिट की वैल्यू 30 रुपए, मतलब प्रॉफिट कितना, 30 रुपए ज्यादा हुआ, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 5%। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता निकालते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, मगर आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है ये आपके पास क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपके पास क्या है, प्रॉफिट इन रुपीज। मैं बात ये बोल रहा हूं क्या कि आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालते हैं, आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज जो है कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। मतलब अगर प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि 5% की वैल्यू अगर 30 रुपए दी है और मैं टोटल वैल्यू निकाल लूं, मतलब 100% वैल्यू निकाल लूं, तो 100% वैल्यू किसकी आएगी, कॉस्ट प्राइस की आएगी। बात सिर्फ इतनी सी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि 5% की वैल्यू अगर 30 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 रुपए। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि 1% की वैल्यू अगर 6 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। ये किस चीज की वैल्यू आ गई, ये आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट निकलता है और कॉस्ट प्राइस पे ही आपका लॉस आता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस के कुछ परसेंट, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट है चाहे वो लॉस परसेंट, उसकी कुछ वैल्यू अगर रुपीज में दी है और आप अगर 100% की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि 100% जो कॉस्ट प्राइस है उसी से प्रॉफिट आना, उसी से लॉस आना है आपका, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आपके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। आपको बोला है एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू मतलब आपने जब 720 रुपए पे बेचा था आर्टिकल को तो x% प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है कितना हुआ था। आपने देखा कॉस्ट प्राइस 600, सेलिंग प्राइस कितना था उस टाइम, 720 रुपए। तो आपने देखा कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 120 का, कितने कॉस्ट प्राइस पे, 600 पे। ठीक है, तो आपने देखा प्रॉफिट जो है वो 20% हुआ था, तो x% की वैल्यू 20%, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 20। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला टीबी एक कॉर्ड है, ठीक है, विच पासेस थ्रू सेंटर। आपको एक चीज कॉमन सेंस से यहाँ पे समझ आ रही है क्या, कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास करके जा रही है, मतलब वो डायामीटर है।
ठीक है ना। अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास करके जा रही है मतलब वो डायामीटर है। अगर वो बोले कि टीबी इज अ कॉर्ड तब तो वो कॉर्ड है। पर अगर एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करके जा रही है तो आप लोग खुद भी सर्कल पे बना के देख लेना कभी भी कि वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होके जाती है वो डायमीटर कहलाती है। मतलब टीबी जो है डायमीटर है, पीटी जो है टेंजेंट है। अब मैंने आपको बताया था टेंजेंट और डायमीटर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, और टेंजेंट और रेडियस में भी कह सकते हैं आप लोग। पीटी की वैल्यू दे दी आपको 10 सेंटीमीटर, आपको पी ए की वैल्यू दे दी 5 सेंटीमीटर, आपको बोला है कि भाई ए बी की वैल्यू x है, रेडियस बताओ। तो आपको पहली चीज एक देखो, इसमें दो कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछ लिए क्या कि पहले तो आप लोग ए बी निकाल के दिखाओ मुझे, और फिर मुझे उससे आप डायमीटर यानी कि बीटी की वैल्यू या टीबी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, फिर टीओ की वैल्यू आएगी। देखो कैसे, आपने देखा कि अगर एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है तो क्या फॉर्मूला लगता है कि टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो आपने देखा टेंजेंट कितना 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, पी ए की वैल्यू कितनी 5, तो पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आपने देखा कि 100/5 आपने किया तो ये कितना हो गया आपका 20, पीबी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 20, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना हो गया आपके पास 20, ठीक है। और आपको जरूरत भी पीबी की थी क्योंकि आपने देखा ये 90 डिग्री, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हो गया तो बीटी जो होगा वो बेस होगा, ठीक है। तो आपने देखा बीटी जो कि एक डायामीटर है उसकी वैल्यू क्या होगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। आपको पता है 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 में से अगर 100 गए तो कितना आ जाएगा 300, और 300 को अगर मैं देखूं तो 300 जो होगा वो 10√3 लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि 3 × 100 लिखूंगा 300 को, और 100 का जो अगर मैं अंडर रूट करूं तो 10 आएगा, 3 का अंडर रूट 3 हो जाएगा √3। तो आपने देखा बीटी यानी कि डायामीटर की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 10√2, तो रेडियस की कितनी हो जाएगी, सॉरी डायमीटर की वैल्यू हो गई 10√3, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी दे दिया आपको, बोला है एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एबी की वैल्यू भी 13 सेंटीमीटर, एसी की वैल्यू भी, एडी जो है मीडियन है। अब आपको पता है मीडियन जो है वो बीसी को, मतलब मीडियन जो है एडी अगर मीडियन है तो ए वर्टिसेस से सामने वाली साइड जो कि बीसी है इसके मिड पॉइंट पे जाके जो लाइन बनेगी वो मीडियन कहलाती है, मतलब डी जो है वो मिड पॉइंट होगा। अगर एडी मीडियन है तो डी मिड पॉइंट हो जाएगा बी और सी का, डी जो है मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी लाइन का, तो बीडी और डीसी इक्वल हो जाएगी। और आपको बोला है एडी की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, जो एडी है मतलब जो भी ये हाइट गिरेगी वही परपेंडिकुलर होगा, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वही अल्टीट्यूड होगा, वही मीडियन होगा, वही एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल ए का, मतलब सब कुछ यही रहने वाला है। तो आपने देखा अगर ये मीडियन है तो ये परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा कि अगर ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझे कि यार 90 डिग्री ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 5 13 12 का 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 12 और हाइपोटेन्यूज 13 तो बेस कितना 5, अगर ये 5 तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी 5 क्योंकि बीडी की लेंथ जो है वो डीसी के इक्वल है। तो पूरी कितनी आ गई बीसी 10 सेंटीमीटर। सारा कुछ ट्रिपलेट पे आता है, सारा कुछ। अब ये वाला क्वेश्चन है, चलो आप लोग खुद से ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW है, ठीक है। तो आपको एंगल ए की वैल्यू पूछी है, आप चारों एंगल पुट करके देख लेना, ठीक है। और 90 डिग्री पुट करने पे तो आपका 0 ही आ जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है, तो 0 + 0 0 होगा, मतलब ये ऑप्शन तो वैसे गया। 30 60 90 30 60 45 पे आपको चेक करना है, आप लोग खुद से कर लेना। क्वेश्चन में बोला डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे किसी बुक के, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अरुण को ना 60 रुपए का पेन फ्री मिल सकता है, ठीक है ना। मतलब आपने देखा कि एक बुक का कुछ मार्क प्राइस था, उस पर 30% डिस्काउंट दे दिया। अब उस 30% का जो उसने डिस्काउंट दिया, मतलब वो जो 30% रुपए बच गए अरुण के, उससे क्या हुआ उसने 60 रुपए का पेन जो है वो फ्री में ले लिया। मतलब पैसे तो उसने पूरे प्रोवाइड किए, पर वो जो 30% उसके पैसे बच रहे थे ना, वो उसने क्या किया कि 60 रुपए का पेन जो है वो उसने ले लिया, मतलब 30% पैसे उसने उसमें दे दिए। तो आपने देखा 30% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 60 रुपीज, क्योंकि जो 30% उसका बुक में बचा, जो 30% उसका बुक में बचा, उसी 30% की कॉस्ट की उसने पेन ले लिया,
जो कि 60 रुपए का था। तो आपने देखा 30% की वैल्यू कितनी होगी, 60 रुपीज। क्वेश्चन में बोला है कि अरुण ने बुक के लिए कितना पे किया। आप बोलोगे कि सर 100% अगर मार्क प्राइस है, 30% अगर उस पर डिस्काउंट मिल गया, तो अरुण ने पे कितना किया बुक का, 70%। तो 30% की वैल्यू अगर 60 रुपए है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रुपए। 70% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 रुपए। मतलब अरुण ने 140 रुपए किताब के लिए पे किए। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझोगे क्या, आप समझोगे कि सर ऑफ का मतलब यहां भी मल्टीप्लाई, और आप क्या करोगे कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काट दोगे। आप ऐसा मत कर देना, इसका सॉल्यूशन अलग होने वाला है। देखो आपने देखा ऊपर तो पहले जो है डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो आपने देखा पहले आप डिवाइड सॉल्व करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर हो जाएगा। और यहाँ पे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डिवाइड बाय। आपने देखा 1/5 इंटू 1/5 कितना होगा, 1/25, ठीक है। तो आपने देखा कि ऊपर क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा 1 इंटू 1/5, 1/5, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 1/5 इंटू 25। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर कर दिया, और आपने देखा यहाँ से 5। मतलब नीचे वाले को सॉल्व करके 5 आएगा और ऊपर वाले को सॉल्व करके 1/5 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा आप कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। तो ये कितना हो गया, 1/25। और अब इसको सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि ये हो गया 21/5 और डिवाइड बाय 105, तो मल्टीप्लाई बाय 105, ठीक है। तो आपने देखा ये भी 1/25 हो गया, तो 1/25 माइनस 1/25 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का थोड़ा। क्वेश्चन में दिया है कि अ सम ऑफ मनी, जो कि अमाउंट 7500 रुपए बन गई 5 साल में और 8500 रुपए बन गई 7 साल में। सिंपल इंटरेस्ट है और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों बार का। आपको बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना। देखो आपने देखा कि 5 साल में अमाउंट जो है वो इतनी हो गई, तो आपको पता चला कि अमाउंट जो है अगर 5 साल में इतनी हो रही है, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा है कितने साल का, 5 साल का, ठीक है। तो अमाउंट कितनी है आपके पास, 7500। फिर क्या हुआ, अमाउंट जो है आपकी 8500 हो गई जब 7 साल की मैं बात कर रहा हूं, मतलब प्रिंसिपल है। आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब ऊपर तो सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का आएगा, नीचे जो है सिंपल इंटरेस्ट 7 साल का आएगा, क्योंकि 7 साल बाद की बात हो रही है। आपने देखा कि ये अगर इक्वेशन 1, ये अगर इक्वेशन 2, तो मैं अगर दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दूं तो आप बोलोगे क्या कि सर प्रिंसिपल से तो प्रिंसिपल गया, और आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 साल और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7 साल को अगर मैं माइनस करूं तो आप देखोगे सर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 साल बचेगा। आपको पता है ना क्या कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज आ रहा है तो हर साल प्रिंसिपल पे ब्याज आना है, मतलब हर साल जो है सिमिलर ब्याज आएगा आपके पास, चाहे वो 1 साल की बात हो, चाहे 2 साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल, हर साल सिमिलर ब्याज आएगा अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग अलग ब्याज आता है ना। तो आपने देखा कि अगर मैंने दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो आपने देखा 8500 में से 7500 गया तो बचा कितना, 1000। मतलब 2 साल का जो ब्याज है आपके पास वो 1000 है। तो आपने देखा 1 साल का ब्याज कितना होगा, आपने देखा कि 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 500। अब यहां से आप प्रिंसिपल निकाल लो। आपको बोला गया है क्या कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 इयर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7500। आपने देखा 1 साल का ब्याज अगर 500 तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2500 रुपए, ठीक है। तो आपने देखा प्रिंसिपल प्लस 2500 इक्वल टू ₹7500। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 5000। तो प्रिंसिपल 5000 है जिसपे हर साल जो है ब्याज कितने का आ रहा है आपका, 500 का। तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट कितना, 500, प्रिंसिपल कितना, इतना, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना, 1 साल का ब्याज है 500, ठीक है। ऐसा ना करना कि 5 साल का आपने लिख दिया, 5 साल का ब्याज जो है 2500 है, तो आपको यहाँ पे 2500 पुट करना पड़ेगा। तो आपने देखा 100, ठीक है, तो ये गया 10 पे और ये गया फिर 10 पे, तो रेट कितना है, 10%। या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 500 जो है हर साल का ब्याज है, ब्याज निकालते किस में, प्रिंसिपल पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100%, 10% यहाँ से भी आ जाता।
मतलब डिनोमिनेटर में वो वैल्यू रखनी है जिस पे चीज निकाली जाती है ना। क्वेश्चन में बोला बाला डिसाइड टू डोनेट 10% अपनी सैलरी का पीएम केयर फंड में। ऑन द डे ऑफ डोनेशन ही चेंज्ड हिज माइंड, मतलब उसने अपना माइंड चेंज किया और उसने 1800 रुपये डोनेट कर दिया, जो कि 60% है उसका जो उसने पहले डिसाइड किया था। आपने देखा 10% उसने देने का डिसाइड किया और उसका भी 60% उसने दिया, तो आप बोलोगे कि सर उसने दिया कितना, 6%, और रुपीज में कितना दिया, अपनी सैलरी का उसने दिया कितना, 6%, रुपीज में कितना दिया, 1800। आपको बोला उसकी सैलरी कितनी है, आपने देखा अपनी सैलरी का 6% उसने हिस्सा, जो कि 1800 रुपये वैल्यू रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 300 रुपये। और टोटल सैलरी निकालनी है तो टोटल वैल्यू मतलब 100% की वैल्यू, जो कि कितनी आ जाएगी आपकी, 30,000। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला टोटल नंबर ऑफ टीचर कितने आपके, 1650। आपको बोला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर टीचिंग इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स। तो आपने देखा इंग्लिश जो पढ़ा रहे हैं वो कितने, 26%, मैथ्स कितने पढ़ा रहे हैं, 14%, और फिजिक्स आपने देखा कि 18% पढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा 26 और इन दोनों को जोड़ू अगर मैं, तो आप बोलोगे 32, 26 और 32 को जोड़ू तो आप बोलोगे 58% टीचर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। ये जो है परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब टोटल कितना, 100% हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो है 100% का, उसका 58% जो है वो ऐसे टीचर्स हैं जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा 1650 का जो आपके पास 58% आएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास। आपने देखा कि ये गया 29 पे और ये गया 5 पे और फिर ये गया 33 पे, तो 33 इंटू 29, यूनिट डिजिट 7 आएगा, 2 का 7 है। तो आपने देखा 29 तिया कितना होता है, 29 तिया होता है 87, तो 87 में 29 तिया 87, तो 957 आ जाएगा आपका, है ना। 957 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर टीचिंग केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपने देखा बायोलॉजी जो है वो कौन टीच कर रहा है, बायोलॉजी जो है, पहली बात तो बायोलॉजी की स्पेलिंग गलत लिखी है। बायोलॉजी जो है वो 12%, ठीक है, बायोलॉजी जो है वो 12% टीचर टीच कर रहे हैं, और केमिस्ट्री जो है ये जो है 24%। तो 24% केमिस्ट्री टीच कर रहे हैं, 12% बायोलॉजी। तो आपने देखा केमिस्ट्री और बायोलॉजी को टीच करने वाले टोटल नंबर ऑफ टीचर कितने हैं, 36%। तो 1650 का 36% कितना आ जाएगा आपके पास। तो आपने देखा 0 से 0 गया, फिर आपने देखा ये 18 पे गया और ये 5 पे गया और ये फिर 33 पे गया। तो 33 इंटू 18 कितना होगा, 18 तिया 54 और फिर 5 और 18 तिया 54। तो एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, 594। क्वेश्चन में बोला द बर्थ रेट ऑफ कंट्री ई इज व्हाट परसेंट ऑफ द बर्थ रेट ऑफ कंट्री ए। तो आपको बोला कि ये जो 36 है ये कितना परसेंट है कंट्री ए के बर्थ रेट का। तो ये तो है भाई ऑलमोस्ट 180%। क्वेश्चन बोला द बर्थ रेट ऑफ विच कंट्री इज एग्जैक्टली 50% मोर देन दैट ऑफ कंट्री डी। तो आपने देखा कंट्री डी का बर्थ रेट कितना है, 18। तो 18 से 50% ज़्यादा। तो आपने देखा 100% खुद की वैल्यू, 50% ज़्यादा तो कितना हो गया, 150%। 3 पे 2 पे और 9, तो 9 तिया कितना हो गया, 27। अब 27 किसकी वैल्यू है, कंट्री सी की बर्थ रेट की। आसानी है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इतना आसान है, पर लैंग्वेज देख लो और इक्वेशन देख लो कितनी बड़ी उसने दे दी, पर नाम बड़े और दर्शन छोटे, सिर्फ उतनी सी बात है, ठीक है। देखो ध्यान देंगे कैसे करेंगे। आपने देखा 150 पीपल का ग्रुप है जिसमें से 2/5 जो है वो आदमी है। तो आपने देखा 2/5 150 का कितना हो गया, आपने देखा 60, मतलब मैन कितने हैं आपके पास, 60। विमेन कितने हैं आपने देखा 1/3। तो 1/3
150 का कितना हो जाएगा 50, मतलब 50 विमेन है। तो चिल्ड्रन कितने हो गए? आपने देखा 150 पीपल हैं जिसमें से 60 मैन हो गए, 50 विमेन हो गई, तो मैन और विमेन टोटल मिला के 110 हो गए। तो आपने देखा 40 जो है वो चिल्ड्रन बचेंगे आपके पास, पहली चीज। उसके बाद आपको बोला है कि एवरेज एज ऑफ वुमेन जो है वो 4/5 है एवरेज एज ऑफ मेन के, और एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 1/5 है एवरेज एज ऑफ मेन के। तो आपने देखा कि मेन, विमेन और चिल्ड्रन के एवरेज एज का रेशो क्या आ जाएगा? आपने देखा कि अगर मैं एवरेज एज ऑफ मेन 5 मान लूं तो विमेन की एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 4/5 इंटू 5। तो आप बोलोगे कि विमेन की एवरेज एज हो जाएगी 4 और चिल्ड्रन की कितनी हो जाएगी 1। या फिर कोई कहे कि सर समझ नहीं आया, सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं बोलूँगा कि भाई 2 रेशो आएंगी। देखो 4/5 और चिल्ड्रन की मैन से 1/5, तो चिल्ड्रन और मैन की रेशो 1/5, 1/5। तो आप जब इस दोनों को कंबाइन करोगे तो आप देखोगे दोनों में मैन कॉमन है और मैन की वैल्यू भी इक्वल है। तो आप जब मैन, विमेन और चिल्ड्रन का एवरेज एज का रेशो बनाओगे तो यही वाला आएगा, ठीक है ना। फिर आपको बोला है कि एवरेज एज ऑफ मैन जो है वो 50 ईयर्स है। तो आपने देखा अगर आदमी की एवरेज एज 50 साल है और आदमी की एवरेज एज का रेशो कितना है 5, तो आपने देखा 5 की वैल्यू अगर 50 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 साल, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 साल। मतलब एवरेज एज ऑफ मैन कितनी है 50 साल, एवरेज एज ऑफ वुमेन कितनी है 40 साल और एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन कितनी है 10 साल। आपने देखा अगर एवरेज एज 50 साल है मैन की और टोटल नंबर ऑफ मैन है 60, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 60 इंटू 50। आपने देखा एवरेज एज वुमेन की कितनी है 40 और टोटल वुमेन कितनी है 50, तो टोटल एज ऑफ वुमेन कितनी हो जाएगी 50 इंटू 40। फिर आपने देखा एवरेज एज चिल्ड्रन की 10 साल है और टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 40, तो 40 इंटू 10 जो है वो टोटल एज हो जाएगी। अब ये तो आ गया सम ऑफ एजेस ऑफ, न्यूमरेटर में आपका क्या आ गया, न्यूमरेटर में आपका आ गया सम ऑफ एजेस ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन। डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मेन, विमेन और चिल्ड्रन, वो कितने हैं 150। तो आपने देखा कि अब इसको सॉल्व कर लो। आपने देखा यहाँ से 3000 आ रहा है, यहाँ से 2000 और यहाँ से आ रहा है 400, तो ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 5400/150, ठीक है ना। आपने देखा इसको सॉल्व करूंगा तो 3000 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 2000 आएगा, इसको सॉल्व करके 400 आ रहा है, तो 5400 आ गया। और 15 इस पे कितने पे जाएगा? आपने देखा कि 15 तो या 45 करो 90, तो 15 6 90, तो 36 साल जो है वो आपका एवरेज एज आ जाएगा किसका, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल का जिसमें 150 बंदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है क्या, क्वेश्चन में देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत आसान है, आप इसमें फॉर्मूले से ना जाएं, आप इसमें ना सिर्फ इसकी लैंग्वेज से जाएं। देखो मैं आपको करना सिखाता हूँ ये क्वेश्चन करने का बिल्कुल आसान तरीका है। आप लोग क्या करें इस क्वेश्चन में, आपने देखा कि अ सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम्स, मतलब प्रिंसिपल था अगर P तो ये कितना हो गया 2P, मतलब अमाउंट जो है वो कितनी हो गई 2P। कितने साल में? 8 साल में, ठीक है। तो आपने देखा कि अमाउंट हो गई 2P, प्रिंसिपल था P, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपने देखा P से 2P होगी तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना रहा होगा, P रहा होगा, क्योंकि P जो कि प्रिंसिपल था हमने उसमें उतना ही सिंपल इंटरेस्ट जोड़ा ताकि अमाउंट जो है वो 2P हो गई। तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट भी P आ गया। अब P सिंपल इंटरेस्ट होने में कितना टाइम लगा हमें, 8 साल। फिर आपने देखा क्या कि टाइम बताओ कि अब सम जो है वो 4 गुना हो जाए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो आपने देखा अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अब की बार प्रिंसिपल से 4 गुना होना है, तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब 3P। P सिंपल इंटरेस्ट होने में 8 साल लग गए तो 3P होने में कितना लगेगा, 24 साल। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। आप इसमें रेट निकाल लो, टाइम निकाल लो, वो सारी चीजें निकाल लो। देखो टाइम तो गिवन है, आप इसमें रेट निकालने बैठोगे और फिर रेट से फिर टाइम निकालोगे दोबारा, उसके बजाय आप ऐसे सॉल्व करें जैसे मैंने आपको बताया। अब ये क्वेश्चन तो मैं
लाख बार करा चुका हूँ, आप लोग खुद से कर लेना। आपको पता है कि साइन a माइनस बी की वैल्यू अगर 1/2 है तो आपको पता है 1/2 साइन 30 होता है, तो a माइनस बी 30 हो गया। अब आपको पता है कॉस 60 डिग्री पे होता है 1/2, तो a प्लस बी 60, a प्लस बी अगर 60 डिग्री, a माइनस बी अगर 30 डिग्री, तो a एंगल की वैल्यू होगी 45 डिग्री, b एंगल की वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है, देखो मेरे को तो रट भी गया ये। आपने देखा a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है 62, तो आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। क्यों लिखा मैंने ये फॉर्मूला, क्योंकि मुझे a प्लस बी गिवन है और a b पूछा है। अब मैं इसमें a प्लस बी डालूंगा और a b निकालूंगा, तो आपने देखा a प्लस बी की वैल्यू कितनी 2, और फिर 2 का स्क्वायर माइनस 3ab। आपने देखा यहां से 31 आ गया, और 4 माइनस 31, तो आपने देखा माइनस 27 ab, तो ए बी की वैल्यू जो है -9 हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन पहली बार आया CHSL 2019 के एग्जाम में, मतलब CHSL 2019 में पहली बार ये क्वेश्चन देखने को मिला मैथ्स का। वैसे तो बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो आपको बोला है एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड इतना 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 है। आपको बोला है क्या वॉल्यूम बताओ। जब भी आपको एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस वो दे और आपको बोले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताए, तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होगा, ये मान लो एरिया ऑफ फर्स्ट फेस, ये एरिया ऑफ सेकंड, ये एरिया ऑफ थर्ड। तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, जो भी 3 एडजेसेंट फेसेस का एरियाज है उन तीनों एरिया को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो। आया कहाँ से, मैं बोलता हूँ 3 एडजेसेंट फेसेस की अगर वो बात कर रहा है तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे सर अगर मैं ये वाला एक फेस मान लूँ, ये वाला अगर मैं एक फेस मानूँ, तो इसके एडजेसेंट कौन से 2 फेसेस और होंगे। मैं बोलूँगा कि सर एक तो ये नीचे वाले फेस होगा इसके एडजेसेंट, ठीक है, एक तो नीचे वाला, या नीचे वाला मान लो या ऊपर वाला मान लो, ठीक है, नीचे वाले का भी डायमेंशन सेम है और ऊपर वाले का मानोगे इसका तब भी डायमेंशन सेम है, ठीक है। एक तो ये फेस होगा एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट मतलब जो बिल्कुल साथ, पड़ोसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल साथ है, ठीक है। आप बोलोगे ऊपर, ऊपर ले लो नीचे ले लो, बात एक ही है। या फिर ये लेफ्ट वाला ले लो या राइट वाला ले लो, मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये एडजेसेंट फेसेस हो गए, मतलब अगर मैंने ये वाले फेस को एक फेस माना तो इसके 2 एडजेसेंट फेसेस, एक नीचे वाला और एक साइड वाला। आपने देखा इसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ और इसको बोलते हैं आप लोग हाइट, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर ये वाले फेस की मैं बात कर रहा हूं, मतलब ये वाले पहले फेस की बात कर रहा हूं, तो आपने देखा इसका एरिया कितना है, आपने देखा इसका एरिया होगा लेंथ इनटू हाइट। फिर आपने बात करी इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया क्या होगा आपका, ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, इस वाले का एरिया कितना होगा आपका, ब्रेड्थ इनटू हाइट, क्योंकि ये ब्रेड्थ है और ये जो है आपकी हाइट है, ठीक है। और नीचे वाले का बात करूंगा तो आप बोलोगे एरिया जो होगा इसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मतलब अगर एडजेसेंट फेसेस की बात करूं तो जो 3 एरिया आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो कितने हो जाएंगे, L इंटू एच, फिर B इंटू एच, फिर L इंटू बी। आपने देखा इसका स्क्वायर अगर करूंगा तो लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। तो आपने देखा LBH जो है वो क्या होता है, क्या होता है वो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का स्क्वायर जो है वो इतना हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये डेरिवेट हुई है चीज, काफी लोग नहीं बताते, सीधा फॉर्मूला बता के आगे निकल जाते हैं, तो ये चीजें बतानी जरूरी है, ठीक है। तो 24 दूनी 48, 48 दिया 144। तो आपने देखा 0 और 0 मतलब 100, तो 100 से 12 आया 10 और 144 से 12 आया 12, तो 120 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका वॉल्यूम हो जाएगा क्यूबॉइड का। क्वेश्चन में बोला है अगर किसी नंबर को मैं 14 से डिवाइड करूं, मान लो वो नंबर n है, अगर मैं उसको 14 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 9, ठीक है। क्वेश्चन में बोला अगर मैं इसी नंबर के स्क्वायर से अगर 14 को डिवाइड करूं, आपने देखा अगर आप नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको रिमाइंडर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखा आपने 9 का स्क्वायर किया 81, 81 जो है अगर मैं 14 पे डिवाइड करूंगा
तो आप देखोगे कि रिमाइंडर जो है, क्योंकि 81 जो है अब 14 से बड़ा हो गया, तो 14 से बड़ा हो गया तो रिमाइंडर दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि 81 तो मैं रिमाइंडर बोल नहीं सकता ना, अगर मैं 14 से किसी नंबर को डिवाइड करूंगा तो आप क्या रिमाइंडर 88 बोल दोगे, मतलब 81 बोल दोगे, 81 बोल दोगे, वो तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आपको 81 को दोबारा 14 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, जो कि आपका कितना आ जाएगा, आपको पता है 14 पंजे 70, 70 प्लस 11 लिखा हुआ है, 70 एग्जैक्टली जाएगा, 11 रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है ट्रायंगल ABC है जिसमें से एंगल BAC जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल है 90। आपको बोला है AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, आपको बोला है कि AD जो है परपेंडिकुलर BC पे है और BC जो है और D जो है पॉइंट है BC पे, तो ऑब्वियसली बात है। और BD की लेंथ आपको दी, BD की लेंथ आपको दे दी 4 सेंटीमीटर और आपको CD की लेंथ दी 5 सेंटीमीटर। देखो मैं इस वाली चीज से, मतलब जब भी ऐसी ट्रायंगल गिवन है, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और आप जो राइट एंगल वाला वर्टिसेस है उससे हाइपोटेन्यूज पे आप परपेंडिकुलर घेरते हो, तो आपके क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। पहली चीज तो ये जो AD है इसका जो स्क्वायर होगा वो BD इंटू CD के इक्वल हो जाएगा, पहली फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले बनते हैं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी तब लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कराया नहीं है अभी ज्योमेट्री, ठीक है। और उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर आपको AD निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, अगर आपको AD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और फिर तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला ये है कि आपको अगर BD निकालना है तो BD जो होगा इसके साइड में क्या साइड है AB, इसका स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज कर दूंगा। और अगर आपको CD निकालना है तो इसके साइड में जो साइड है वो कौन सी है, AC स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज कर दो। और फिर BD और CD का जो रेशो आएगा वो AB का स्क्वायर रेशो AC का स्क्वायर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि AB और AC का जो रेशो होगा वो अंडर रूट BD अंडर रूट CD के रेशो के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला और बनता नहीं है। देखो तो अब आपको क्या, आपको AD निकालना है, आपको BD और CD गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपने देखा AD की जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ BD इंटू CD, BD कितना 4, CD कितना 5, तो 20 हो गया। और ऐसे बोलोगे 5 का अंडर रूट तो रूट 5 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 तो 2 रूट 5 जो है करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है 26 बॉल बेचने पे उसको इतने रुपए मिले, ठीक है। अब इतने पे जब उसने 26 बॉल बेच दी ना तो उसको नुकसान हो गया, जो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बॉल्स के इक्वल है। आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल आपने x मान लिया, ठीक है। आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल आपने x मान लिया, ठीक है। तो आपने देखा 26 बॉल उसने इतने की बेची तो क्या हुआ, नुकसान हो गया। नुकसान मतलब लॉस, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपने देखा कि लॉस कितना हुआ, लॉस जो हुआ वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बॉल्स के इक्वल हो गया, मतलब एक बॉल का कॉस्ट प्राइस हमने x माना तो उसको नुकसान कितना हो गया, 8 बॉल्स, यानी कि 8 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल, यानी कि 8x जो है नुकसान होगा। क्योंकि अगर मैंने कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल x माना तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बॉल्स कितना हो जाएगा आपके पास, 8x। और कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास, 26 बॉलें हैं तो 26 बॉलें, एक बॉल का कॉस्ट प्राइस अगर x है तो 26 बॉलों का कितना हो जाएगा, 26x। और सेलिंग प्राइस आपको गिवन ही है, तो आपने देखा 18x हो गया और इधर जाके 1350 रुपीज़ हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 1350 बाई 18, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 1350 बाई 18 अगर मैं करूँगा 75 आ जाएगा। तो मतलब नंबर, तो आपको जो पूछा था ना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल, तो 1 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास एक बॉल जो है 75 रुपए की खरीदी उसने। क्वेश्चन में बोला स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 20% ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। तो आपने देखा स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ जो कार का रेशियो है वो कितना है। आपने देखा स्पीड ऑफ कार के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो स्पीड ऑफ कार को आपने 100 माना, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 220%।
तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं 20 पे इसको काटूं तो आप बोलोगे 11:5 आ गया। तो स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार का जो रेशो आया वो कितना आया, 11:5 आ गया। आपको बोला है कार जो है इतना डिस्टेंस जो कवर करती है इतने टाइम में कवर करती है, तो आपने देखा कार की आप स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 950 किलोमीटर। ट्रैवल कितने टाइम में किया, 19 में घंटे में। तो आपने देखा स्पीड जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपने देखा स्पीड ऑफ कार कितनी आ गई आपके पास, 50 किलोमीटर पर आवर। आपने देखा स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार का रेशो क्या है, 11:5। तो आपने देखा स्पीड ऑफ कार का रेशो कितना, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्पीड ऑफ कार के इक्वल। तो स्पीड ऑफ कार कितनी है आपकी, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब 5 की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर, 1 की वैल्यू 10, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 110 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा ट्रेन से इतने घंटे में। तो आपने देखा डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आपने देखा स्पीड कितनी है, 110, टाइम कितना लग रहा है, 3.5 घंटे। तो आपने देखा 11 × 35 कितना होता है, 385 किलोमीटर। तो 385 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है। पहले तो आप देखो कि दोनों इंटरसेक्ट, तो ये सर्कल बन गया। क्वेश्चन बोला दो सर्कल है जिनका रेडियस सेम है 13 सेंटीमीटर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पे। तो आपने देखा ए और ये बी, ठीक है। ए बी की लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे दी, तो आपने देखा ए बी जो है इसकी लेंथ है पूरी 10 सेंटीमीटर। आपको बोला डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब आपने मान लिया ये यहाँ पे सेंटर है इसका, ये यहाँ पे सेंटर है इसका। तो आपने देखा अगर सेंटर से सेंटर को मिलाऊंगा तो आपको पता है ये 90 डिग्री पे आपस में एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। फिर आपने देखा रेडियस जो है, आपने देखा रेडियस जो है दोनों की इक्वल है, कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो आपने देखा ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर। आपको पता है ए बी की लेंथ जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और अगर आप दोनों सेंटर को ज्वाइन कर दोगे तो ए बी को वो बाइसेक्ट कर देंगे दो इक्वल पार्ट में। तो आपने देखा ये कितना हो जाएगा, 5, ये भी 5 हो जाएगा। अब आपने देखा 90 डिग्री की ट्रायंगल है, 90 डिग्री की ट्रायंगल है, 5 अगर आपके पास परपेंडिकुलर है, 13 हाइपोटेन्यूज है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। वही लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई। तो दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अब आप खुद से कर लेना यार, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला देखो मार्क प्राइस इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। वही वाला फॉर्मूला, मार्कअप परसेंट माइनस डिस्काउंट माइनस मार्क इनटू डिस्काउंट बाय 100। ये जो वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, प्रॉफिट परसेंटेज के, ठीक है। तो 25 में से 10 गए 15, और 15 में से अगर मैं 2.5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 12.5%। या फिर आप बोलो कि सर कॉस्ट प्राइस जो है लेट करो, मैंने कहा चलो कॉस्ट प्राइस 100 लेट कर लिया। मार्क प्राइस कितना हो गया, आपने देखा मार्क प्राइस जो है वो 25% ज़्यादा है, तो 100% खुद की वैल्यू 25% वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो 125% वैल्यू हो गई। अब बोला क्या कि सर डिस्काउंट भी दे दो 10% का, मैंने कहा दे दो। मतलब अब 125 के 10% डिस्काउंट दे दिया तो 90% वैल्यू पे बेचना है। तो आपने देखा ये कितना हो गया, 112.5। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपके पास, 112.5। अब खरीदा 100 का, बेचा 112.5 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 12.5 का। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, 12.5%। और कोई कहे कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आपने देखा प्रॉफिट परसेंटेज का, आपने देखा कि अगर मैं किसी वैल्यू में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो डिक्रीज करता है और मार्कअप परसेंटेज मतलब ऊपर करके प्राइस जो है वो लिखना, वो इंक्रीमेंट होता है। तो आपको पता है x - y - xy/100 फॉर्मूला होता है। अगर किसी वैल्यू में एक बार इंक्रीमेंट करो 2 बार डिक्रीमेंट, तो मार्कअप जो है वो इंक्रीमेंट होता है और ये जो है ये डिक्रीमेंट होता है डिस्काउंट, ठीक है। तो इसलिए m - d बनता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, sec थीटा + tan थीटा 5 sec थीटा -5 tan थीटा के इक्वल। तो ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, ये कितना हो गया sin थीटा बाय cos थीटा, ये कितना हो गया 1 cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा गया। आपने देखा sin थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2/3, ठीक है। तो आपको अब एक चीज़ यहाँ से पता चल रही है कि sin थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 में से 4 गए कितना, √5। अब 3 × √5/,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर +1 और 3 इंटू रूट 5/3 का स्क्वायर कितना होगा 5/9 -1, तो ये कितना होगा 5/3। तो ऊपर भी क्या होगा 5/3 + 1 5/3 -1, क्योंकि इसको सॉल्व करके कितना आने वाला है 5/9 जाएगा 3 पे। तो आपने देखा 5 + 3 8/3, 8/3 से 8/3 जाएगा 5 - 3/3, तो आपने देखा कि 3 से 3 गया 8/2 कितना होगा 4। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे तो आपने देखा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप बोलोगे कि अंदर क्या है सर √4 × 3 है, √4 को अगर मैं बाहर निकालूँ तो 2 जाएगा, √3 बचेगा और ये इसको √3 पे काटेगा, तो ये कुछ नहीं √3/2 लिखा था। √3/2 साइन कब होता है 60 डिग्री पे, तो साइन 60 डिग्री = साइन थीटा + 30 डिग्री आपको दिया है, तो थीटा + 30 = 60, थीटा कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछा था। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टेक्निक है ना वो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। कैसे रखनी है आपको ध्यान, आपको वो ऐसे रखनी है ध्यान कि पहले जो ये वाली वैल्यू है ना आपको, आप इसका ना रैशनलाइज करके एक वैल्यू निकालें। आपने देखा कि मैं अगर इसका रैशनलाइज करूंगा तो आपको पता है कि यार रैशनलाइज करने पे अगर नीचे माइनस का साइन है तो मुझे ऊपर प्लस के साइन से, आपने देखा 1 + √x और 1 + x का रूट -1/x का रूट अगर नीचे है, मतलब नीचे ये वाला साइन अगर माइनस का है तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा प्लस का साइन। तो आपने देखा कि √1 + x + √1 - x √1 + x + √1/x 1 - x, तो आपने क्या किया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिया। अब आपने देखा ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है √1 + x + √1 - x का स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है आपने देखा अगर √1 + x को a मान लो, √1 - x को b मान लो, तो नीचे लिखा a - b और a + b, तो a - b और a + b क्या होता है a² - b², तो √1 + x का होल स्क्वायर माइनस √1 - x का होल स्क्वायर। तो आपने देखा ऊपर क्या लिखा है a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a², मतलब √1 + x का स्क्वायर कितना होगा 1 + x 1 - x + 2 √1 + x और 1 - x, तो आपने देखा a + b a - b, तो क्या हो जाएगा अंदर a² - b², नीचे क्या होगा, नीचे होगा 1 + x माइनस ऑफ 1 - x, तो आपने देखा x x गया, ऊपर क्या हो गया 2 + 2 1 - x², और नीचे क्या हो गया आपके पास 1 + x माइनस 1 + x, ठीक है, तो 1 से 1 गया, नीचे आ गया 2x। तो आपने देखा 2 अगर लेके मैं काट दूँ इसको तो आप देखोगे फाइनली बचता क्या है 1 + √1 - x²/x, ठीक है। अब x की वैल्यू आप इसमें पुट करो, अब जो है आप इसमें x की वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो आपने देखा x का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, और नीचे कितना √3/2, तो आपने देखा 1 - 3/4 कितना होगा 4 - 3/4, जिसको बोलूंगा 1/4, 1/4 का अंडर रूट कितना होगा 1/2, और नीचे √3/2, और आपने देखा 1 + 1/2 कितना होता है, आपको पता है 1 + 1/2 होता है 3/2, नीचे क्या होगा √3/2, बचा कितना √3, ठीक है ना। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, पर भले भले जो स्टूडेंट है, जो प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट है, मेहनती जो स्टूडेंट है, उनका ये मतलब दिमाग घुमा सकता है क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि आपको पता है कि अगर मैं बोलूं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, सर्कल के 2 पॉइंट एस और पी पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, तो ए एस और ए पी की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। तो आपको पता है ए एस जो है ए पी के इक्वल हो जाएगा, पी बी जो है बी क्यू के इक्वल हो जाएगा, सी क्यू जो है सी आर के इक्वल हो जाएगा, और डी आर जो है वो डी एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पहली तो ये चीज, मतलब अगर ये x तो ये भी x होगा, और ये y तो ये भी y होगा, ये z तो ये भी z होगा,
सॉरी, और ये P, तो ये भी P होगा। तो आपने देखा कि अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी को अगर जोड़ूं तो आप बोलोगे सर ए बी को अगर देखो आप तो ए बी है एक्स प्लस वाई, बी सी है वाई प्लस जेड, सी डी है जेड प्लस पी और ए डी है जो वो क्या है पी प्लस एक्स। ठीक है, तो मैं बोलूँगा क्या, मैं बोलूँगा कि एक सेकेंड, आप ए डी को ना जोड़ो क्योंकि एडी की तो वैल्यू नहीं पता ना आपको, आप एडी को जोड़ो ही मत। ठीक है, तो आपने देखा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी आ गया आपके पास। तो आपने देखा कि x प्लस पी और ट्वाइस है किसका, y और z का, y भी 2 बार z भी 2 बार। आपने देखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की वैल्यू कितनी हो गई, आपने देखा ए बी जो है 6.5, पी सी जो है 5.4 और सी डी जो है वो कितना होगा 5.3। तो हमने देखा ये कितना होगा जोड़ के 10.7, 10.7 में अगर मैं 6.5 जोड़ूँ तो आप बोलोगे 17.2 हो गया। तो आपने देखा 17.2 और इधर कितना है x प्लस पी और ये कितना हो गया आपके पास 2 y प्लस जेड। आपने देखा y प्लस जेड मैंने अगर मैं y और z को जोड़ूँ तो आप बोलोगे कि सर bc की वैल्यू आ रही है, मतलब ट्वाइस ऑफ bc। अब bc क्या है 5.4, 5.4 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10.8। अब 17.2 में से अगर आप 10.8 घटाओ तो आप देखोगे 6.4 वैल्यू आ रही है। आपने देखा 6.4 वैल्यू आ रही है और x प्लस पी को जोड़ के क्या बनता है, x प्लस पी को जोड़ के बनता है भाई AD। और आपसे पूछा गया था, आपसे AD ही पूछा था, तो 6.4 जो है जो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला A इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज B। तो आपने देखा A की जो एफिशिएंसी है वो 2 गुना हो जाएगी किसकी, B की एफिशिएंसी से। मतलब अगर B की एफिशिएंसी में 1 मानूंगा तो A जो है ट्वाइस अच्छा है उससे काम करने में, तो A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आपको बोला है साथ में मिलकर दोनों जो है वो 22 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। आपको बोला है A अकेला कितने दिन में काम कर देगा। आपने देखा मैंने आपको कई बार बताया कि जिसके दिन दिए हो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई, टुगेदर दे फिनिश, मतलब दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो ए और बी के साथ में मिलके काम करना जो है तब जाके 22 दिन में काम खत्म होगा। तो दिन दिए किसके, ए और बी के, कि ए और बी 22 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो मैंने बोला था कि जिसके दिन दिए उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई। तो आपने देखा ए और बी के दिन दिए कि ए और बी साथ में मिलके 22 दिन में काम करते हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1 3 से मल्टीप्लाई, और जिसके दिन निकालने हो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दो। दिन निकालने किसके हैं, दिन निकालने हैं ए के, तो ए के दिन अगर निकालने हैं तो ए की रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, सॉरी, जिसके दिन दिए हो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई, जिसके दिन निकालने हो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। तो आपने देखा 11 × 3 कितना हो गया 33 डेज आ गया, मतलब ए अकेला 33 दिनों में कर देगा काम। क्वेश्चन बोला थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ 2 नंबर का। अगर ये नंबर ए है, ए के बाद ही बी आएगा तो ये नंबर बी हो गया, तो b² a जो होता है थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है। या फिर ऐसा बोल दे कि अगर 2 नंबर है तो जो बाद में नंबर दिया है उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो पहले वाले नंबर से। तो आपने देखा 24 × 24 और 16 क्या होता है 4 × 4, तो ये गया 6 पे, ये गया 6 पे, चिक 36 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना, लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ चुका है सेम इसी तरह का, और लास्ट वीडियो में भी आ चुका है क्वेश्चन, 2 बार करा चुका हूं, अब आप कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा √x की आपको वैल्यू दी है, x² तक जाना है। x² तक जाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x बनाना पड़ेगा। x कैसे बनेगा, अगर आपको रूट हटाना है तो आप लोग दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो आपने देखा कि दोनों साइड जब आपने स्क्वायर किया तो इधर √x का स्क्वायर किया तो कितना आ गया x, इधर कितना आ गया √a माइनस √b का अगर स्क्वायर करोगे तो a + b, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना, a - b का अगर आप स्क्वायर करोगे तो a² यानी √3 का स्क्वायर 3, b² सॉरी प्लस b², √5 का स्क्वायर कितना 5 माइनस 2a × b, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये आ गया 8, ये आ गया 2√15। अभी x वैल्यू आई है, x² बनानी है। तो आपने देखा कि 8 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो यहाँ बचा कितना 2√15, और 2√15 अगर बचा है तो क्यों ना मैं स्क्वायर कर दूं ताकि मेरी स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे निकालनी है वो आ जाए। तो आपने देखा इसका स्क्वायर करोगे तो x² + 64 - 16x, क्योंकि a - b का स्क्वायर क्या होता है a² + b², x का स्क्वायर x², 8 का स्क्वायर 64 - 2ab, तो 2 × 8 × x कितना हो जाएगा 16x।
और 2√15 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4√15 का स्क्वायर 15, तो आपने देखा यहाँ से आ गया 60। 60 माइनस 64 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 16x की वैल्यू हो जाएगी। आपको बोला है +6 भी करना है तो +6 कर दो, तो आपने देखा 60 में 6 जोड़े 66 में से 64 गए 2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x + 6 की वैल्यू जो है आपके पास 2 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन डैम इंपॉर्टेंट आपने देखा, देखो मैं इसकी ना आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है प्राइस ऑफ एन इरेजर अगर रिड्यूस हो जाता है 25%। आपने देखा प्राइस अगर 25% रिड्यूस हो जाए तब क्या होगा, तब 3 इरेजर्स बंदा ज्यादा खरीद सकता है। ठीक है, तो आपने देखा प्राइस अगर 25% रिड्यूस हो रहा है तो 3 इरेजर्स बंदा ज्यादा खरीद सकता है। तो आपने देखा 25% की वैल्यू अगर 3, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने देखा 25 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 3 में भी 4 मल्टीप्लाई करके आपने देखा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो आपको अब अगर ओरिजिनल प्राइस निकालना है, देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो प्राइस आपका रिड्यूस हो गया और एक ओरिजिनल प्राइस था। रिड्यूस प्राइस भी निकल सकता है, ओरिजिनल प्राइस भी निकल सकता है। ओरिजिनल प्राइस कैसे निकलेगा, आपने देखा 2 रुपए में 3 मोर इरेजर्स खरीदी उसने, तो आपने देखा 2 तो आप न्यूमरेटर में लिख दो, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप जब भी आपको ओरिजिनल प्राइस पूछे तो इन दोनों का डिफरेंस 12 और 3 का डिफरेंस कितना 9, और अगर आपसे रिड्यूस प्राइस पूछता 2 रुपए में ही तो आप देखते कि 2 रुपए, क्योंकि आपको बोला ना 3 इरेजर ज्यादा खरीद लेता 2 रुपए में, तो ये वाले जो उनसे 2 रुपए हैं इससे आप डिवाइड कर दो, जो ये वाली 100% की जो वैल्यू है इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब आपकी जो कॉस्ट आई है वो एक इरेजर की, मतलब एक इरेजर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपका कितना आ गया 2/9 रुपए। आपको बोला है क्या कि 2 रुपए में कितनी इरेजर्स वो खरीद लेगा एज द ओरिजिनल प्राइस, तो हम ओरिजिनल प्राइस ही निकाल रहे हैं, 2 रुपए में कितनी इरेजर्स वो खरीद लेगा। तो आपने देखा एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है, ₹2/9। तो अगर मैं देखूं कि ₹2 में कितनी इरेजर्स आ जाएंगी, तो बोलोगे सर आप 9 इरेजर्स आ जाएंगी। ठीक है, और ऐसे ही आप देखते हैं यहाँ पे क्या, आप देखोगे एक इरेजर्स की कॉस्ट जो है, एक इरेजर की कॉस्ट जो है आपकी कितनी आई 1/6 रुपए। आपको बोलता कि सर 2 रुपए में बताओ कि कितनी इरेजर्स आ जाएंगी, आप बोलोगे 1 रुपए में 6 इरेजर्स आ जाएंगी, 2 रुपए में कितनी इरेजर्स आ जाएंगी 12 इरेजर्स आ जाएंगी। ठीक है, तो 9 इरेजर्स आ जाएंगी आपकी। और कुछ बताने का है इसमें, एक सेकेंड, चलो होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब आपको परसेंटेज में, अभी मैं कराने वाला हूँ ये नेक्स्ट वीक। ठीक है ना। क्वेश्चन बोला द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग टू टी और आर। टी क्या है ये, आर क्या है ये, इन दोनों के बीच का जो सेंट्रल एंगल, मतलब इन दोनों, ये दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज, इनका जो एंगल बनेगा सेंट्रल एंगल, उसका डिफरेंस पूछा है। तो आप देख लो सीधा सीधा परसेंटेज का डिफरेंस कितना, आपने देखा ये है 24%, ये है 12%, तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना, आपने देखा परसेंटेज का डिफरेंस तो भाई 12% है। अब ये जो परसेंटेज का डिफरेंस है ये डिग्री का डिफरेंस है, तो टोटल डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री। 360 डिग्री का आपसे 12% पूछा है, तो आपने देखा कि 12×6 72 और 43.2% जो है आपका जो है सेंट्रल एंगल का डिफरेंस आ जाएगा टी और आर के बीच में। ठीक है ना, टी और आर के बीच में जो सेंट्रल एंगल का डिफरेंस आएगा आपका 43.2 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल क्यू एंड टी टुगेदर। तो आपने देखा परसेंटेज वही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं निकालना कि कितने बच्चे आर में है, कितने बच्चे क्यू में है, कितने बच्चे टी में, निकालने की जरूरत नहीं, आप परसेंटेज से सॉल्व कर लो। आपने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है स्कूल आर में, क्योंकि अगर आप देखो कि आप स्कूल आर के बच्चे निकालोगे, आर स्कूल में कितने बच्चे हैं 12, तो आप 12% करोगे यहाँ पे, है ना, किसका 10,500 का। फिर आपने देखा स्कूल क्यू कौन सा है ये वाला, और स्कूल टी कौन सा है वो ये, तो 16 और 40 को अगर मैं जोड़ूँ तो आप देखोगे 16% निकालोगे 10,500, फिर 40% 24% सॉरी 10,500 का, तो आप देखो कि कॉमन लेके ये कट ही रहा है,
10,500 और 100, तो आप परसेंटेज से भी सॉल्व कर लोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा स्कूल आर में कितने बच्चे हैं, आपने देखा स्कूल आर में 12% बच्चे हैं, तो 12% बच्चे जो है वो कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल क्यू में, तो स्कूल क्यू ये है और स्कूल टी जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो आपने देखा स्कूल क्यू और टी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 24% प्लस 16%। अब ये पूछा 12% जो है वो कितना परसेंटेज है 40% का, तो आपने देखा 12/40 अगर मैं करूंगा तो आप बोलोगे कि सर ये तो 4 पे जा रहा है, 3/10, तो 30% आ जाएगा, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 2 पाइप्स है पी एंड क्यू। देखो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है, पाइप और सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये ग्राफ शो कर रहा है पाइप का जो ये पेयर बना के कि इतने टाइम में फिल कर रहा है। तो क्वेश्चन बोला 2 पाइप्स पी और क्यू आर इनलेट पाइप। इनलेट पाइप मतलब पानी डालने वाले हैं, निकालने वाले नहीं, ठीक है। तो आपने देखा पाइप पी और पाइप क्यू, पाइप पी को कितना टाइम लग रहा है, आपने देखा 15 मिनट, और पाइप क्यू को कितना लग रहा है सॉरी 30 मिनट। तो हमने देखा P जो है वो 15 मिनट में भरता है, Q जो है वो 30 मिनट में भरता है। क्वेश्चन बोला है इफ दे आर ओपन एट अल्टरनेट मिनट, तो पाइप P जो है पहले भरना शुरू करेगा। पहले बात तो आपने देखा टोटल टाइम जो है वो इतना है, टोटल वर्क 15 और 30 कैल्शियम लेके कितना आ जाएगा आपका 30। तो आपका 1 मिनट वर्क निकालेंगे ना, क्योंकि यूनिट जो है मिनट में है टोटल टाइम की। तो आपने देखा टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, आपने देखा कि पहले P ने काम करना शुरू किया और अल्टरनेट मिनट में काम कर रहा है, मतलब पहले P काम करेगा, मतलब पहले मिनट P काम करेगा, दूसरा मिनट Q, तीसरा मिनट P, चौथे मिनट Q, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। तो आपने देखा पहले मिनट अगर P ने काम किया तो पहले मिनट कितना भर दिया P ने 2, दूसरे मिनट Q ने भरा तो कितना भर दिया 1, टोटल कितना भरा गया 3, कितने मिनट में 2 मिनट में। तो आपने देखा 3 भरा गया 2 मिनट में, है ना। आपने देखा 1 मिनट में P कितना भर देगा, आपने देखा 1 मिनट में P 2 भर देगा और Q क्या 1 भर देगा। तो आपने देखा पहले मिनट P ने भरा, दूसरे मिनट Q ने भरा, तो पहले मिनट 2 भरा गया, दूसरा मिनट 1 भरा गया, तो दोनों को मिला के 3 भर दिया गया 2 मिनट में। आपको बताना है कि टोटल मतलब 30 जो टोटल वर्क है, इसी को टोटल कैपेसिटी बोलते हैं टोटल वॉल्यूम में, तो टोटल वॉल्यूम भी इसी को बोलते हैं। तो इतना भरने में कितना टाइम जाएगा, आपने देखा 3 भरने में 2 मिनट लगे, तो 30 भरने में कितने मिनट लगेंगे 20 मिनट लगेंगे। आपने 10 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10 से करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला इन हाउ मेनी मिनट इज एन एम्प्टी टैंक फिल्ड completely if pipe D fills it for half the time and then for the half time pipe C and D together fill it। तो आपने देखा C जो है वो 15 मिनट में भर देगा, B जो है वो D जो है सॉरी वो 20 मिनट में भर देगा। तो आपने देखा टोटल टाइम आपको क्या दे रखा 15 और 20, तो एलसीएम लेके कितना आ गया आपके पास 60, तो टोटल वर्क कितना आ गया 60। अब 1 मिनट वर्क कितना आ गया आपके पास, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। अब आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे ना तो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। आपने देखा टोटल टाइम अगर 18 मिनट लगे, तो आपने देखा कि यार फर्स्ट हाफ मतलब 9 मिनट जो है डी ने भरा और बाकी 9 मिनट सी और डी दोनों भर रहे हैं। आप चेक कर लो, आपने देखा अगर ये 9 मिनट भरे डी 1 मिनट में भरता है 3, तो 9 मिनट में भर देगा 27। फिर सी और डी 9 मिनट भरेंगे, आपने देखा सी 1 मिनट में 4 भरता है, डी जो 1 मिनट में 3 भरता है, दोनों मिलकर साथ में कितना भर देंगे 1 मिनट में 7। कितनी देर के लिए 9, तो आपने देखा 27 63, इन दोनों को जोड़ता हूँ 90 भरा गया। भरना कितना हमने 60, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। फिर आपने देखा कि 15 का 7.5 इसको नहीं सॉल्व करते, आप 10 को सॉल्व कर लो। 10 आपने सॉल्व किया तो आपने देखा 5 मिनट मतलब आधा टाइम डी भरेगा 5 मिनट। तो आपने देखा 1 मिनट में 3 भरता है, तो 5 मिनट में कितना भर देगा 15। और आधा टाइम कौन बढ़ेगा, सी और डी दोनों। तो सी 1 मिनट में 4 भरता है, बी 1 मिनट में 3 भरता है। तो आप देखोगे कि दोनों साथ में मिलकर 1 मिनट में कितना भर देंगे 7। 5 मिनट में कितना भर देंगे 35। तो 35 और 15 जो भरा गया तो टोटल कितना भरा गया 50, पर भरना कितना है 60, मतलब 10 मिनट से थोड़ी सी वैल्यू ऊपर है। तो 12 मिनट जो है ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्यों, आपने देखा 12 मिनट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, आपने देखा 6 मिनट। फिर आपने देखा पहले 6 मिनट जो है डी भरेगा, तो 1 मिनट में 3 भरता है, तो 6 मिनट में 18।
फिर देखा सी और डी दोनों भरेंगे बाद के 6 मिनट के लिए, तो 1 मिनट में भरते हैं 7 दोनों मिलके, तो 6 मिनट में कितना भर देंगे 42 भरा गया सी और डी से, और डी ने भरा 18, तो टोटल मिलके कितना भर गया 60, और भरना कितना था 60, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हो तो वैसे भी जाएगा अगर आप टाइम लेट कर लो ना, कि टाइम इसका x लगा और इसका ये लगा। देखो मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। आपने मान लिया कि टोटल टाइम जो है ना वो 2x लगा, आपने मान लिया टोटल टाइम जो है वो 2x लगा, तो आपने देखा क्या, आपने देखा कि d जो है आधे टाइम के लिए मतलब x टाइम के लिए 1 मिनट में 3 भरता है, तो x टाइम में कितना भर देगा 3x। फिर आधा टाइम मतलब x, उसमें किसने भरा c और d ने, तो आपने देखा 4 और 3 कितना हो गया 7, और इतना डी ने भरा, इतना सी और डी ने, टोटल भरना कितना था 60, तो आपने देखा 3x प्लस 7x की वैल्यू कितनी होगी 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10x इक्वल टू 60, तो 60/10 जो कि कितना हो जाएगा 6। आपको निकालना क्या है 2x, क्योंकि टोटल टाइम जो है वो 2x हमने माना था, तो 12 मिनट जो है वो लगेंगे भरने में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव ने जो भी तैयारी कर रहा हो आपका कमेंट कर देना, प्रीशियस रिव्यूज अपने और जो भी SW में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहे। थैंक यू।